हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज का टॉपिक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से रिलेटेड है। और इंशाल्लाह ताला हम इस हवाले से देखेंगे फातिमा जिन्ना की अचीवमेंट्स, फातिमा जिन्ना का बैकग्राउंड मुख्तसर करके देखेंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। आपका पैदाइशी नाम फातिमा अली जिन्ना था। पेशे से डेंटल डॉक्टर थीं। बाद में सियासतदान के तौर पर उन्होंने अपनी शनाख्त कायम की। आज भी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना उसी तरह पॉपुलर हैं और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेडी पर्सनालिटीज़ में से उन्हें एक माना जाता है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। इस दौर में लड़कियों की तालीम को अच्छा न समझा जाता था, मगर आपके भाई ने आपको स्कूल में दाखिल करवा दिया। 1919 में कलकत्ता में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया और 1922 में अपनी डिग्री मुकम्मल करके मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मिस्टर जिन्ना की वाइफ की डेथ के बाद 20 फरवरी 1929 को फातिमा जिन्ना अपना क्लिनिक वगैरह छोड़कर मिस्टर जिन्ना के घर शिफ्ट हो गई और फिर जिन्ना के साथ ही रहीं। इनकी कामयाबी में शरीक रहीं। जिन्ना की वफ़ात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सियासी खिदमत के साथ साथ समाजी फलाही कामों के लिए ख़ुद को वक्फ किए रखा और आपकी कोशिशों से ही कराची में आपके नाम से खातून पाकिस्तान स्कूल की बुनियाद रखी गई। 1963 में ये कॉलेज बन गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना उर्दू ज़बान को पाकिस्तान की सरकारी अदालती अवामी ज़बान बनाने की ख्वाह थी और वो अपनी अक्सर तकारीर में कौम से उर्दू बोलने, लिखने और पढ़ने पर जोर देती थीं। लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जिनका जानना ज़रूरी है। फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और इस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आई और यूं उन्हें उस वक़्त 1950s में अवामी तौर पर ज़्यादा एक्टिव होने का मौका ना मिल सका और वो तकरीबन एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारती रहीं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1955 में फातिमा जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक किताब मेरा भाई तहरीर की, मगर पाबंदियाँ इस नौयत की थीं कि ये किताब भी 32 बरस तक शाया ना हो सकी और 1987 में जाके शाया हुई। लेकिन असली जो उसका मुसव्विदा था वो तो फिर भी छप ना सका। सन 2005 में पब्लिश होने वाली किताब पाकिस्तान्स ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज़म, अल्लाह, द आर्मी एंड अमेरिकाज़ वॉर ऑन टेरर में किताब के राइटर हसन अब्बास बयान करते हैं कि पाकिस्तान के पहले सदर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने 1958 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून की हुकूमत और दस्तूर साज असम्बली दोनों को ख़त्म कर दिया और उस वक़्त के मुल्क के फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब ख़ान को चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। मगर सिर्फ 13 दिन बाद ही जनरल अयूब ख़ान ने ख़ुद इस्कंदर मिर्ज़ा को ही उनके ओहदे से हटा दिया और ख़ुद को मुल्क का दूसरा प्रेसिडेंट मुकर्रर कर लिया। आगे चलकर सदर अयूब ने 1965 में इलेक्शन करवाए, जब उन्होंने बेसिक डेमोक्रेट नामी एक सियासी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया। प्रेसिडेंट अयूब के ख़िलाफ़ सियासी क़ुव्वतें एक जगह जमा हुई और उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपना लीडर माना। यूँ फातिमा जिन्ना अपनी रिटायरमेंट को ख़त्म करके एक बार फिर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती हैं और 71 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में वापस आती हैं। पाकिस्तान के पहले सदारती इलेक्शन होते हैं जहां पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट जनरल अयूब ख़ान और पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना अब आमने सामने थीं। फातिमा जिन्ना कंबाइंड अपोजिशन की कैंडिडेट थीं। फातिमा जिन्ना 1965 में पॉपुलैरिटी के उरूज पर पहुंच जाती हैं। कायद आज़म की सियासी सोच और अमली तौर पर उनकी वारिस भी थीं, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान हो या बंगाली साइड पर ईस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ फातिमा जिन्ना की पॉपुलैरिटी उरूज पर थी। फातिमा जिन्ना ने यह वादा किया था कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिस्टोर करवाएंगी, जो कि खुसूसन उस वक़्त बंगालियों का सबसे बड़ा मुतालबा था। हुकूमती मशीनरी को फातिमा जिन्ना को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया और उन्हें जलसे करने से रोका गया। अवामी तौर पर इंटरेक्शन में ना आए, इसका हर मुमकिन इंतज़ाम किया जाता रहा, मगर फातिमा जिन्ना की पॉपुलैरिटी को किसी तरह से भी कम ना किया जा सका, चूँकि उस वक़्त के कॉन्स्टिट्यूशन की नौयत कुछ इस तरह की थी कि तमाम पावर सदर अयूब ख़ान साहब के पास थे और यूँ शदीद अवामी सपोर्ट के बावजूद मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन हार जाती हैं और सदर अयूब ख़ान किसी न किसी तरह इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं।
میں اس سلسلے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد فاطمہ جناح کی زندگی پر نظر ڈالنا ہے، نہ کہ اس وقت کے حالات پر تنقید کرنا۔ چنانچہ بس یہی کافی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کس طرح محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن تو نہیں جیتے مگر لوگوں کے دلوں پر اس وقت بھی حکمرانی کی، اور آج بھی پاکستانی عوام کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کی عزت ہمیشہ کی طرح موجود ہے۔ 8 اور 9 جولائی 1967 کی درمیانی شب تھی جب محترمہ فاطمہ جناح سابق وزیر اعلیٰ حیدرآباد دکن لائق علی خان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے بعد گھر واپس لوٹیں تو گھریلو ملازم سلیم کے بیان کے مطابق محترمہ اس روز بھی حسب معمول بہت خوش تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گی لیکن کچھ پھل ضرور کھائے اور پھر قصر فاطمہ کی بالائی منزل پر سونے چلی گئیں۔ 9 جولائی کے روز مقررہ وقت پر فاطمہ جناح جب بیدار نہ ہوئیں تو گھر کا ملازم پریشان ہوا، اس کو تشویش لاحق ہوئی۔ اسی اثنا میں ان کی ملازمہ بھی پہنچ گئیں جس نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ محترمہ کی طبیعت خراب نہ ہو، اس لیے بھاگتی ہوئی پہنچی۔ دیکھا تو محترمہ فاطمہ جناح اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اس طرح 9 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ سبز ہلالی پرچم میں جب ان کا جسد خاکی قصر فاطمہ سے پولو گراؤنڈ پہنچا تو وہاں پہلے سے لاکھوں افراد کا مجموعہ موجود تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی وصیت کے مطابق مزار قائد میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ ان کی قبر سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان کی قبروں کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح سے تقریباً 120 فٹ کے فاصلے پر مزار قائد کے احاطے کے اندر ہی موجود ہے، اور یوں محترمہ فاطمہ جناح کا مزار قائد اعظم کے مزار کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔